नमस्ते बच्चों। समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट के दो भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने समय क्या है पढ़ लिया था, समय का आकलन किस प्रकार किया जाता है ये भी हमने पढ़ लिया था, और इसके साथ ही हमने समय के निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर लिया था। समय के उपयोग के निर्धारक तत्व में हमने संतुलन, कार्य का प्रारूप, अत्यधिक कार्यभार, कार्यवृत्त या चक्र, समय का महत्व अथवा मूल्य, विश्राम काल और सदस्यों का समय विभाजन देखा। पिछली बार हमने समय के संतुलन के बारे में पढ़ा था कि कार्य, विश्राम और मनोरंजन में संतुलन होना चाहिए। भाग 3 में हमने कार्य के प्रारूप के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि व्यक्तिगत कार्य, पारिवारिक कार्य, मौसम के अनुसार कार्य, वार्षिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, दैनिक कार्य और आकस्मिक कार्यों के बारे में। और भाग 2 में हमने अत्यधिक कार्यभार के बारे में भी पढ़ लिया। आज भाग 3 का प्रारंभ हम कार्यवृत्त या कार्य चक्र से कर रहे हैं। कार्यवृत्त समय और कार्य शक्ति को दर्शाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि समय और कार्यशक्ति के बीच में संबंध को बताता है। हर गृहिणी की कार्यक्षमता और गृह कार्यों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। सभी के कार्य करने का तरीका अलग होता है, सभी की शारीरिक क्षमता अलग होती है। किसी को कब ज़्यादा थकान महसूस होती है, किसी को कब होती है। तो बच्चों, ये जो कार्यवृत्त होता है उसको देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किस समय गृहिणी के पास कार्य की अधिकता है और उस समय उसकी कार्यक्षमता किस प्रकार घटती या बढ़ती है। बच्चों, हम अगर एक सामान्य कार्यवृत्त या चक्र की बात करें, जो कि सामान्यतया सभी गृहिणियों का होता है, सुबह के समय जब वो उठती हैं तो रात के विश्राम के बाद शरीर में पर्याप्त शारीरिक शक्ति और स्फूर्ति महसूस करती हैं और कार्य को बहुत ही तेज़ी से करती हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे बच्चों कि सुबह के समय गृहिणी की कार्य शक्ति का ग्राफ आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तेज़ी से भी करती है और वो काम कम समय और अधिक श्रम में अधिक तेज़ी से कर लेती है। एक टाइम आता है बच्चों दिन का, जबकि वो कार्य की गति, उसकी धीरे धीरे कार्य करने की गति में स्थिरता आती है। जो कि आप प्लेटो सा देख रहे हैं वो स्थिरता है। तो कार्य करने की गति में स्थिरता आती है और कुछ समय पश्चात उसके कार्य करने की क्षमता घटने लगती है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, जैसे सुबह के समय गृहिणी ने काम किया, शक्ति अधिक थी, बहुत तेज़ी से किया, फिर एक स्थिर शक्ति के रूप में उसने कार्य किया, फिर वो धीरे धीरे शक्ति में कमी आती है, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है, समय आगे की तरफ चलता जा रहा है। फिर आता है बच्चों दोपहर का समय, जबकि वो थोड़ी देर बैठ लेती है, सुस्ता लेती है। तो बच्चों, चित्र में जो आप देख रहे हैं कार्यचक्र में दोपहर के विश्राम के बाद, हमने दोपहर के विश्राम का समय इसमें इंक्लूड नहीं किया बच्चों, सीधे हमने शाम के समय की बात की है कि जब वो दोपहर को विश्राम कर लेती है तो शाम के समय विश्राम कर लेती है, चाय पी लेती है, कुछ देर बैठ लेती है। तो शाम के समय कार्य की क्रियाशीलता बढ़ती तो है बच्चों, लेकिन उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचती है जिस ऊंचाई तक सुबह के समय थी, क्योंकि वहाँ पर रात भर का विश्राम था, यहाँ पर 10-15 मिनट या आधा घंटे का विश्राम होता है। तो क्रियाशीलता और शक्ति, उतनी शक्ति से वो कार्य नहीं कर पाती है जितनी शक्ति से कि वह सुबह के समय में कार्य करती है। और धीरे धीरे कार्य करते करते शाम के बाद उसकी कार्य शक्ति बिल्कुल शून्य पर पहुंच जाती है। तो बच्चों, कार्यवृत्त या चक्र को देख करके हम ये आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब और किस समय प्रत्येक व्यक्ति का ये अलग अलग बनाया जा सकता है बच्चों। किस समय कार्य करने की शक्ति वो अच्छी महसूस करते हैं, किस समय वो उसमें कमी महसूस करते हैं, कब स्थिरता आती है, कब थोड़े से आराम के बाद पुनः कार्य करने की शक्ति जुटाते हैं। लेकिन बच्चों, फिर भी ये बात तो तय है कि वो कार्य शक्ति जो कि सुबह के समय रहती है, वही पुनः शाम के समय उतनी शक्ति नहीं रहती है और गृहिणी उतनी शक्ति से कार्य नहीं करती है। और धीरे धीरे स्थिरता के बाद वो शून्यता की तरफ उसकी शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि वो अब आराम को महसूस करती है कि आराम अब उसे करना चाहिए। बच्चों, कार्यवृत्त या चक्र समय और कार्यशक्ति को दर्शाता है, जैसा कि अभी हमने बात की थी। गृहिणी का कार्यवृत्त बनाने से कार्यों का विभाजन किया जा सकता है। जब कार्य करने की क्षमता अधिक हो तो भारी कार्य और ऐसे कार्य जिनमें शक्ति अधिक व्यय होती हो,
वो करने चाहिए। तो इससे अपने आप प्राथमिकता का निर्धारण भी आसान हो जाता है। और बच्चों, कई बार भारी और हल्के कार्य को नहीं देख के कार्य की प्राथमिकता को देख करके कार्य को किया जाता है। कार्य की प्राथमिकताओं को जब निर्धारित करते हैं तो उसी दौरान जो प्राथमिक और अत्यावश्यक कार्य होते हैं उन्हें सबसे पहले किया जाता है और अनावश्यक कार्यों को बाद में करना चाहिए। अनावश्यक से यहाँ ये तात्पर्य है बच्चों की कार्य तो करना है, लेकिन वो कार्य उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि दूसरा कार्य, इसलिए यहाँ उसे अनावश्यक कार्य कहा गया। रुचिकर कार्यों को विश्राम के तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है बच्चों, कि जब हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत थकान महसूस हो रही है, लेकिन बीच में अगर हम अपने इंटरेस्ट का काम करने लग जाएं बच्चों, तो हमारी आधी थकान निकल जाती है। यानी कि वो समय जिसमें कि हम अपनी रुचि का कार्य करते हैं एक तरह से हमारे लिए विश्राम काल का कार्य करता है। नीरस कार्य के पश्चात रुचिकर कार्य करने से कार्यशीलता में भी वृद्धि हो जाती है। कई लोग बच्चों ऐसे भी होते हैं जो दोपहर में सबसे ज़्यादा चुस्त होते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ता को योजना बनाते समय इस प्रकार से कार्य का वितरण हमें करना चाहिए कि भारी कार्य चुस्त रहने के समय पर किए जाएं और उसी समय सदस्यों को दिए जाएं। तो एक गृहिणी को अपने परिवार के सदस्यों के विभिन्न जो शक्ति का लेवल है उसका पता होना चाहिए कि कब कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की स्फूर्ति और शक्ति का अनुभव करता है और किस समय उसे कौन सा कार्य दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, ये हमने बात की कार्यवृत्ति या चक्र। अब है बच्चों समय का महत्व अथवा मूल्य। बच्चों, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। समय बच्चों एक बहुत ही सीमित साधन है। सभी के पास 24 घंटे फिक्स है और इस सीमित साधन में हमें कई सारे कार्य करने होते हैं और हर कार्य को करने में बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है। एक कार्य को करने में हर गृहिणी का अलग अलग समय लगता है। उसी समय में कोई बहुत सारा कार्य कर लेता है और उसी समय में कोई कम कार्य कर पाता है। ये शक्ति पर भी निर्भर करता है, साथ ही कार्य करने की आदत पर, स्फूर्ति पर भी निर्भर करता है और कार्य के प्रति रुचि और प्राथमिकता पर भी निर्भर करता है। और ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है बच्चों कि वो अपने समय को कितना महत्व देता है। अपना जो सीमित समय है ना हमारे पास, उसके मूल्य की हमें पहचान करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमें इसमें कई सारे व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्य भी करने होते हैं। और ये हम बहुत अच्छे से जानते बच्चों, सभी कार्यों की प्रकृति एक समान नहीं होती। ना ही हमें सभी कार्य करना पसंद आता है, ना ही हम सभी कार्यों को करना चाहते हैं, ना ही सभी कार्यों में हमें इक्वल रुचि होती है। लेकिन बच्चों, अगर हम समय और उसके मूल्य की पहचान कर लेते हैं तो हमें कई चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए हमें समय निर्धारित करने की तकनीक आ जाती है बच्चों, कि किस तरह से किस कार्य को किस समय पर किया जाना चाहिए। समय की बचत होती है तो कार्य संपादन में लगने वाले समय का मूल्यांकन भी हो जाता है। और जब हम मूल्यांकन करते हैं ना, तो ऐसा कर लेने से कार्य की विभिन्न क्रियाओं का अवलोकन करते हैं तो हमें उनमें व्यवस्था करनी आ जाती है कि किस ढंग से इनको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाए। गुणात्मक तथा कुशलता में भी वृद्धि हो जाती है बच्चों, क्योंकि समय और शक्ति बचाने वाले घरेलू उपकरण का अगर हम सदुपयोग करते हैं और अपने समय को बहुत सोच समझ के और प्रबंध के तरीकों से योजनाबद्ध तरीके से काम में लेते हैं तो हमारे कार्य में गुणात्मकता बढ़ती है और कुशलता भी आती है। कार्य कार्यों को करने का क्रम भी इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए बच्चों, कि भारी कार्य के बाद हल्का कार्य, नीरस कार्य के बाद रुचिकर कार्य और बहुत आवश्यक कार्य के बाद थोड़ा सा कुछ हल्का कार्य। इसके अतिरिक्त बच्चों स्थान और कार्य क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि कौन सा कार्य कब कहाँ हो रहा है। क्योंकि बच्चों क्या होता है, कार्य तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या बच्चों आप जानते हैं कि हर कार्य के लिए समय की आवश्यकता समान नहीं होती। जिस समय की आवश्यकता हमें घर में सफाई के लिए होती है, क्या उसी समय में खाना बन जाता है? क्या उसी समय में कपड़े धुल जाते हैं? नहीं।
हर कार्य अलग अलग टाइम को डिमांड करता है और हर कार्य की प्रकृति अलग अलग समय की डिमांड करती है, इसलिए समय की आवश्यकता सभी कार्यों की अलग अलग होती है। तो बच्चों, समय के महत्व और मूल्य को समझना बहुत अधिक ज़रूरी है। जब हम समय के मूल्य को समझते हैं तो हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों विश्राम काल की। विश्राम करना शरीर के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक कार्य करने के पश्चात बच्चों हमें क्या होता है, थकान आती है और उस थकान को दूर करने के लिए, शरीर को पुनः स्फूर्तिवान बनाने के लिए, पुनः शक्तिवान बनाने के लिए विश्राम करना आवश्यक होता है। तो बच्चों, विश्राम करने के कई प्रकार के तरीके होते हैं। अत्यधिक भारी कार्य और थका देने वाला कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसके पश्चात लेट करके विश्राम कर सकते हैं। कुल कार्य के समय का 57% समय बच्चों हमें विश्राम मिलना चाहिए। हाँ, ये अत्यधिक कार्य और थका देने वाले कार्यों के बारे में है। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक 40 मिनट के बाद 2 मिनट का विश्राम मिलना चाहिए। बच्चों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप 80 मिनट कार्य कर लें और 4 मिनट का विश्राम कर लें, सफिशिएंट नहीं। जैसे ही हमारी कार्य करने की अवधि बढ़ती है तो उसके साथ विश्राम काल उसका दुगुना हो जाता है और कई बार दुगुने से भी ज़्यादा विश्राम हमें चाहिए होता है। विश्राम की अवधि कितनी होनी चाहिए ये स्वयं गृहिणी पर निर्भर करता है कि वो कितनी अवधि के लिए विश्राम करना चाहती है और कितने में उसको आराम मिल जाता है, क्योंकि सभी की अपना अलग अलग शारीरिक क्षमता होती है। लेकिन ये बात सही है बच्चों कि जैसे ही थकान का अनुभव होने लगे तुरंत कार्य का परिवर्तन करके भी विश्राम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम सोएं और लेट करके ही हम विश्राम लें। कई बार कार्य में परिवर्तन करके भी विश्राम किया जा सकता है। जैसे हम भारी कार्य के बाद जब हल्का कार्य करते हैं तो भी हमें विश्राम मिलता है। नीरस कार्य के बाद रुचिकर कार्य करने से भी हमें विश्राम मिलता है, क्योंकि उससे हमें मानसिक आराम मिल जाता है। शरीर की मुद्रा यानी कि पोस्चर और अपना पोजीशन, स्थिति अगर हम बदल लेते हैं तो उससे भी हमें विश्राम प्राप्त होता है। कई देर से अगर आप खड़े खड़े कार्य कर रहे हैं तो आप बैठ कर लीजिए, और अगर आप बहुत देर से खड़े खड़े कार्य कर रहे हैं तो बैठ जाइए, या फिर आप कुछ ऐसा कार्य कर लीजिए जिसमें कि आपको घर में थोड़ा सा घूमना पड़ता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा विश्राम काल के बारे में। सदस्यों का समय विभाजन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परिवार के सदस्यों की समय व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। बच्चों, परिवार के सदस्यों की जब समय की व्यवस्था करते हैं ना, तो हमें हर एक सदस्य की रुचि, लक्ष्य, समय योजना आदि के अनुसार कार्यों का समय निश्चित करना चाहिए। हमने किसी व्यक्ति को कोई कार्य दे दिया लेकिन उस समय वो ऑफिस में होता है तो कार्य कैसे करेगा? नहीं करेगा और कर ही नहीं पाएगा। दूसरी बात बच्चों, वो उसका लक्ष्य है ही नहीं या वो उस लक्ष्य के बारे में जानता समझता ही नहीं, तो ऐसे लक्ष्य को भी निर्धारित करने से क्या फ़ायदा, और किसी ऐसे व्यक्ति को कार्य देने से क्या फ़ायदा बच्चों जो कि उस लक्ष्य से वो अवगत है ही नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, सदस्यों की अगर रुचि को ध्यान में रखते हुए कार्य का विभाजन किया जाए तो सभी सदस्यों को कार्य करने में आनंद का अनुभव होता है और पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत जल्दी से हो जाती है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी में कार्यों का विभाजन किया जाना चाहिए और प्रत्येक सदस्य की समय योजना के अनुसार समय निश्चित करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि किस समय कौन से सदस्य को कौन सा कार्य सौंपा जाए, ताकि वे अपने कार्य भी करें और साथ में परिवार के लिए जो उनका उत्तरदायित्व बनता है उसको भी समझें। ये हमने बात कर ली है बच्चों कि सदस्यों को उनकी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए। सदस्यों की सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार कार्य अगर सौंपा जाता है तो लक्ष्य निश्चित ही प्राप्त होता है। और सामर्थ्य और योग्यता ऐसी चीज़ें बच्चों जो कि धीरे धीरे विकसित होती भी है और इसे विकसित किया भी जा सकता है।
सहयोग, आपसी प्रेम, मेलजोल और सहकारिता की भावना विकसित करनी चाहिए, ताकि परिवार के सभी सदस्य पारिवारिक लक्ष्य की ओर एक साथ मिलकर के अग्रसर हो सकें और सभी में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की एक जैसी लालसा होनी चाहिए बच्चों। तो सदस्यों का समय विभाजन बहुत सोच समझकर उनकी रुचि, आवश्यकताओं, उनकी समय योजना और कार्यों का समय के अनुसार निश्चित करना चाहिए। अब हम बात करते हैं समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया। बच्चों, व्यवस्थापन की प्रक्रिया तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्यवस्थापन की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, यानी कि प्रबंध की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं: नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। यहाँ पर हम समय व्यवस्थापन की बात कर रहे हैं। तो समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय का नियोजन, समय का नियंत्रण और समय का मूल्यांकन आता है। बच्चों, समय के महत्व को ध्यान में रखना और उसका सदुपयोग करना बहुत ही अधिक ज़रूरी है। अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को और पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, जीवन को गुणवत्ता वाला बनाना, सफल बनाना, और इन सब के लिए आवश्यक क्या है? समय को ध्यान में रख करके उसका उपयोग करना। बच्चों, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? साधन। समय क्या है? एक साधन है जो कि बहुत ही सीमित है, और इस सीमित साधन में हमें अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। तो इसलिए बच्चों, समय में यानी कि साधन में और लक्ष्य में समायोजन होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं बच्चों समय के नियोजन की। आयोजन, नियोजन, जो भी आप इसे कहें। योजना बनाना बच्चों बहुत ज़रूरी है। ये हमने प्रबंध प्रक्रिया में भी पढ़ा था। गृहिणी को क्या करना चाहिए कि अपने कार्यों की एक सूची बना लेनी चाहिए, और अपने कार्यों के में भी बच्चों व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यों की अलग अलग सूची बनानी चाहिए। ये सोच समझ लेना चाहिए किस कार्य में कितना समय लगेगा और कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। कौन सा कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा, कौन सा कार्य परिवार के कौन से सदस्य द्वारा किया जाएगा। बच्चों, कैसी भी योजना बनाई जाए, लेकिन ये तय रखना चाहिए कि समय और शक्ति दोनों की बचत हो, और साथ ही साथ में बच्चों संतुलन। किसका संतुलन पढ़ा था हमने पढ़ा था कार्य, विश्राम और मनोरंजन, तीनों में संतुलन बना रहना चाहिए। तो बच्चों, ये संतुलन बना रहे, इसके लिए सदस्यों की रुचि, आवश्यकता, कार्य करने की आदत और सदस्यों की छुट्टी कब है, यानी कि अवकाश उनको कब मिल रहा है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कार्यों की प्राथमिकता ज़रूर निर्धारित कर लेनी चाहिए कि कौन सा कार्य पहले करना आवश्यक है, और कोशिश करनी चाहिए कि अगर 2-3 कार्य एक साथ अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए, तो समय का समूहीकरण भी करना चाहिए। कार्य को संपादित करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। और बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट, योजना कैसी होनी चाहिए? योजना लचीली होनी चाहिए, परिवर्तनशील होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, ताकि समय आने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। और योजना में सिर्फ व्यक्तिगत कार्य नहीं होते बच्चों। योजना बनाते वक्त व्यक्तिगत कार्य, पारिवारिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मौसमी कार्य, वार्षिक कार्य इत्यादि को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों, ये हमने बात की नियोजन के बारे में। अब हम बात करेंगे नियंत्रण के बारे में। समय का नियंत्रण, समय योजना का नियंत्रण। बच्चों, योजना कब सफल होती है? जबकि उसको कार्य रूप में परिणत सही तरीके से किया जाए, यानी कि उसका क्रियान्वयन अच्छे से किया जाए। योजना बनाते समय सारी समस्याओं को पहले से आभास, पहचान, हमने पढ़ा था ना निर्णय प्रक्रिया में भी, कि समस्या का आभास होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, समस्या को परिभाषित कर लेना चाहिए, और उसका समाधान पहले से ही सोच लेना चाहिए, ताकि जो भी कठिनाइयाँ क्रियान्वयन के दौरान हमारे सामने आएंगी, उनको हम तुरंत दूर कर सकें। अगर कार्य करने में जितना हमने नहीं सोचा था उससे अधिक समय लग रहा है, या बीच में कोई अचानक कार्य आ गया, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐसे में हमें समायोजन करना पड़ेगा। अनावश्यक कार्य को स्थगित करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा,
और जो हमने रिक्त समय और विश्राम काल रखा है ना, उसमें हमें अपने उन कार्यों को पूरा करना पड़ेगा। और कई कार्यों को, कई चीज़ों को बच्चों हम बाहरी मदद से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कार्य घर पर ही किए जाएं। अगर समय की कमी है और कार्य नहीं संपादित हो पा रहे हैं, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बाहरी मदद भी ली जा सकती है। जैसे बच्चों, आपने सोचा हम प्रेस कर लेंगे, 3 दिन से कपड़े रखे हुए हैं, आप नहीं कर पाए, तो आप इसे बाहर आयनिंग के लिए भी दे सकते हैं। अब बात आती है समय के मूल्यांकन की। योजना की सफलता कैसे देखते हैं? समय के मूल्यांकन के द्वारा जांची जाएगी बच्चों। सफल रहे या असफल रहे, क्या रहा? पहली बात तो ये। और सफल रहे तो क्या कारण थे, और असफल रहे तो क्या कारण थे? योजना हमारी कैसी थी? व्यवहारिक थी या नहीं थी? क्या लचीली थी? क्या हम उसमें परिवर्तन कर सकते थे? और अगर सफल नहीं हुए तो क्या परिवर्तन के द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती थी? क्या हमने जो कार्य बनाया उसमें संतुलन को ध्यान में रखा? किस किस का संतुलन? कार्य, विश्राम और मनोरंजन। बच्चों, ये सारे जो प्रश्न हैं, इन सभी को हम मूल्यांकन के दौरान इनका जवाब खोजते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, ताकि भविष्य में जो योजना हम बना रहे हैं उसमें सुधार कर सकें और सफलता को हम 100% प्राप्त कर सकें। लक्ष्यों को प्राप्त कर लें तो हमें सफलता मिल जाएगी, यानी कि लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो मूल्यांकन के लिए बच्चों एक चार्ट भी बनता है, जिसे कि गैंट चार्ट कहा जाता है, और जनरली इसे उद्योगों में काम में लिया जाता है। इसमें समय को लिखा जाता है, उपयोग में लाई या बनाई गई योजना को लिखा जाता है, और कौन कौन से कार्य हमने पूर्ण किए, कौन से आंशिक पूर्ण और कौन से अपूर्ण, इसको देखा जाता है। और कौन से ऐसे कार्य थे जो कि अनियोजित ही रह गए, हम जिनको कर ही नहीं पाए। तो ये सब समय मूल्यांकन में गैंट चार्ट के द्वारा किया जाता है। ये हमने पढ़ा बच्चों समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया, यानी कि समय का नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। बच्चों, हमने अपना समय का जो ये चैप्टर है यहीं पर समाप्त कर लिया है। समय प्रबंधन को हम पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।